जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट और मज़ीद अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके को अब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। जस्ट बिकॉज कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब से रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है हम काफ़ी डिटेल में अल्फ़ा बीटा और गैमा को देख चुके हैं। हमने स्टार्ट में उनकी डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर हमने गाइगर मुलर काउंटर के ऊपर किस तरह से अल्फ़ा बीटा और गैमा को काउंट किया जाता है, हमने उसके बारे में काफ़ी स्टडी किया। किस तरह से क्लाउड चेम्बर के अंदर अल्फ़ा बीटा और गैमा ट्रेल्स को शो करते हैं, हमने वो चीज़ भी स्टडी की। आज हम बेटा अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके को काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके पास्ट पेपर में P4 में क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपने अल्फ़ा डिके किसी भी सैंपल के ऊपर या किसी भी एक मटेरियल, एक एटम के ऊपर शो करके दिखाना होता है। तो आज हम उसके बारे में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ा डिके। और आपको पहले से ही मालूम है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये दो तरह से होती है, एक आर्टिफिशियल होती है और एक होती है नेचुरल होती है। तो अभी तक हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं जिसमें एटम जब अनस्टेबल होता है तो वो अपनी मर्जी से अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट कर देता है। अगर वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करेगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकाल देगा। तो अब इस डिके को हम कहेंगे अल्फ़ा डिके कहेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अब इसको डिफाइन करते हैं। अ पेरेंट न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली इमिट, पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल। ऑलराइट, इमिट करता है स्टूडेंट्स क्या? अल्फा पार्टिकल, दैट्स मीन हीलियम न्यूक्लियाई इमिट करेगा जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। एज अ रिजल्ट डॉटर न्यूक्लियाई दैट वुड बी स्टेबल विच रिकॉइल बैक जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा। एक यूरेनियम का एटम है जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं और एटॉमिक मास इनका 238 है। ऑलराइट, सो इसका एटॉमिक मास 85 से ग्रेटर है। सो ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है स्टूडेंट्स। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, क्योंकि हर चीज अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये अपने अंदर से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को निकाल के बाहर धक्का दे देता है। ठीक हो गया? और जैसे ही धक्का देता है ये प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स हीलियम न्यूक्लियाई आगे की तरफ मूव करता है, खुद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक थोड़ा सा पीछे रिकॉइल करेगा। ठीक हो गया? अब बेटा ये जो नया एलिमेंट बना है ये थोरियम है। अगेन आपको नाम याद नहीं करने, आपको सिर्फ प्रोसीजर देखना है, प्रोसीजर पे फोकस कीजिएगा। और साथ इसने निकाल दिए हीलियम के न्यूक्लियाई निकाल दिए। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है बेटा 238। इजी हो गया? ठीक है। अगर इसमें से 4 को माइनस कर दिया जाए, अगर मैं -4 करूं तो ये क्या बन जाता है? 234 बन जाता है। इसी तरह अगर 92 नीचे है स्टूडेंट्स, इसके अंदर से 2 माइनस करूं तो ये बन जाएगा 90 स्टूडेंट्स बन जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा डिके जब भी होगा 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एट द सेम टाइम निकल जाएंगे किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर से। तो आपने ये चीज याद रखनी है। 2 प्रोटॉन्स निकाले, दैट्स मीन एटॉमिक मास में से -4 कर दोगे स्टूडेंट्स और एटॉमिक नंबर में से -2 कर दोगे तो आप एक सक्सेसफुल अल्फा डिके को बना लोगे। ठीक हो गया? अल्फा डिके को रिटन फॉर्म में शो करा दोगे। सॉरी, सो आपके पास रेडॉन है बेटा एक, जिसके पास क्या है? 226 है और साथ ही क्या है? 88 है प्रोटॉन नंबर। हीलियम न्यूक्लियाई कब होता है स्टूडेंट्स? जब एटॉमिक मास में से -4 कर दो। सो 226 को करूंगा -4, सो इट विल बी 222 और 88 में से 2 माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, सो इट विल बी 86। अब याद रहे मैंने आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के पहले 2-3 लेक्चर में समझा दिया था कि जब भी प्रोटॉन नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट चेंज होगा, एटम चेंज होगा, नाम चेंज होगा। आई होप सो ये चीज आपको याद होगी। सो रेडॉन कहते हैं 226 एटॉमिक मास को। ठीक हो गया? ओ मैं आई गेस गलत हूं, रेडियम कहते हैं 226 को। ठीक हो गया? और रेडॉन कहते हैं स्टूडेंट्स 222 को। ठीक हो गया? सो आपने देखा कि प्रोटॉन नंबर चेंज हुए तो रेडियम से क्या बन गया स्टूडेंट्स? रेडॉन बन गया। अगेन आपको नाम नहीं याद रखने,
ठीक हो क्या, मेरी तरह भूल जाइएगा। सो बेटा रेडियम से क्या बना, रेडॉन बना। 226 से कहाँ पे आ गए, 222 पे आ गए। क्या करके, -4 करके। 86 से किस पे आओगे, -2 करके 84 पे आओगे। ठीक हो गया, 88 से 86 पे जाओगे। ठीक हो गया, तो ये आपने क्या कौन सा शो करा दिया है बेटा, अल्फा डिके शो करा दिया। सो प्रीवियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं था स्टूडेंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द अल्फा पार्टिकल इमिट द प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 2 and the neutron number decreases by 4 and the nucleon number that's mean atomic mass decreases by 4। ठीक हो गया, तो ये इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अगर -2 और -2 दो चीजें हैं तो ऑब्वियसली -4 होगा, जो कि आपको यहाँ पे शो करवाया गया है। ठीक हो गया, सो आपने ये याद रखना है। कोई भी एलिमेंट गिवन हो, जैसे यहाँ पे पोलोनियम गिवन है, पोलोनियम 212 है, तो सोचो जरा 212 -4 करोगे क्या बन जाएगा, 208 बन जाएगा। 84 -2 करोगे 82 बन जाएगा। सो अब ये लेड बन गया। अगेन पोलोनियम याद नहीं करना, लेड याद नहीं करना, वर्किंग याद करनी है। साथ क्या निकाल दिया आपने, अल्फा पार्टिकल 4 प्रोटॉन्स, सॉरी 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बीटा डिके। बीटा डिके में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। सो अ पेरेंट न्यूक्लियाई emits an electron spontaneously. As a result, daughter nuclei recoils back. All right? So बेटा देखोगे आप ध्यान से, ये एक एलिमेंट है, थोरियम है। हम मटेरियल पे नहीं जाते, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स, 234 है। प्रोटॉन नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 90 है। इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बीटा डिके में बेटा न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन होके एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन बना लेता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना लेता है। इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन है वो अपने आप को डिसॉल्व करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, अपनी लाइफ को एंड करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। क्या बनाने के लिए, प्रोटॉन बनाने के लिए। और क्या बनाने के लिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। ये सेक्रीफाइस कर रहा है जस्ट बिकॉज कि मेरा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में जब कन्वर्ट हो तो वो एक स्टेबल न्यूक्लियस बन जाए। ऑलराइट, सो जरा देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन नंबर 234 से कितने हो गए, न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज हुआ। तो अगर एक न्यूट्रॉन डिक्रीज कर रहे हो, एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब एटॉमिक मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन नंबर के ऊपर फर्क पड़ेगा। सो प्रोटॉन नंबर बेटा कितने हो गए, 90 से कितने हो जाएंगे, 91 पे हो जाएंगे। इस बारे में सोचिएगा, खुद सोचिएगा, और क्या आपके पास बेटा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन पता कहां से निकला है, ये न्यूक्लियस के अंदर से निकला है। मैंने तो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया था कि अब हम न्यूक्लियर की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। ये वाहिद पॉइंट है बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन को हमें कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से बन के निकलता है ड्यूरिंग बीटा डिके। और यही वजह है कि जे थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट करता था तो उस टाइम जो साइंटिस्ट कहते थे कि 2 प्रोटॉन अंदर नहीं रह सकते न्यूक्लियस के, तो यही थ्योरी पेश की जाती थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता था। लोग पूछते थे एविडेंस क्या है, वो कहते थे बीटा डिके चेक करो, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से निकला है, दैट्स मीन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। बाद में आके ये थ्योरी को रॉन्ग किया गया बेटा, और कहा गया ये वाहिद इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से बन के निकलता है ड्यूरिंग बीटा डिके। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों बनता है, क्योंकि न्यूट्रॉन डिसॉल्व कर लेता है अपने आप को प्रोटॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन में। ऑलराइट, ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, ये इस फोर्स को कहते हैं वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या करती है, अनस्टेबल से स्टेबल चीजों को बनाती है। ठीक हो गया। वीक फोर्स के बारे में आपको जानना नहीं है, बस एक से नाम आपको बता देता हूं ताकि हायर क्लासेस में कभी नाम आए तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पता। 4 तरह की यूनिवर्सल फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। IGCSE के मुताबिक, आपके सिलेबस के मुताबिक हम 3 तरह की फोर्सेस लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया। ठीक है, तो बड़ी क्लासेस में 4 हो जाएंगी, फिलहाल अब 3 से चला रहे काम। ठीक है, ये देखिए बेटा, सीजियम है बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, नाम अगेन नहीं देखिएगा। 137 है तो बीटा डिके में बेटा 137 ही रहता है। 55 क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट लगेगा, 56 हो जाएगा। तो चूंकि प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ है, अब जो नया एलिमेंट बनेगा उसको मैं सीजियम या CS नहीं कहूंगा, मैं उसको बेरियम कह दूंगा,
जो कि है बेटा 137 या 56। अगेन नाम नहीं याद करें, मैं ऐसे बार बार नाम बोल रहा हूँ, सी से बी ए बन गया 137 56 और न्यूट्रॉन अपने आप को स्प्लिट अप कर लेता है। ठीक हो गया। सो बेटा ये आपके पास एक मेन पॉइंट है जिसमें आप देखोगे ड्यूरिंग बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। नाउ मेन बात याद रखिएगा, न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 एंड द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। दैट्स मीन Z के अंदर क्या करोगे बेटा, +1, A रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन डिक्रीज हुआ है तो प्रोटॉन तो इंक्रीज हो गया ना, तो बात तो सेम हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन भी है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम्स में मैंने एक जगह देखा था तो मैंने ये इंक्लूड कर दी। ये एग्जांपल याद रखिएगा जहाँ पे ट्रीटियम, इसको ट्रीटियम कहते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ट्रीटियम के अंदर बीटा डिके होता है और ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, हीलियम में। ये भी हीलियम का एक आइसोटोप ही समझ लें, He32, जिसमें कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है, 1 न्यूट्रॉन है। ऑलराइट, और ध्यान से देखिएगा इसका प्रोटॉन नंबर क्या हो गया, 1 से स्टूडेंट्स कितना हो गया, 2 हो गया। ऑलराइट, ठीक हो गया, और न्यूट्रॉन एक डिक्रीज हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से मिलकर निकलता है। ओके, शाबाश, गुड। ओके बेटा, थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि ये जो पूरा चेन है, अब इस चेन को चेक करो। यूरेनियम डिके होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और अल्फा डिके होता है तो थोरियम बन जाता है। कितने डेज लगाता है, 24.1 डे लगाता है। फिर बीटा डिके होता है, 1.1 मिनट के बाद क्या बन जाता है, यूरेनियम 234 बन जाता है। फिर अल्फा पार्टिकल होता है, इतना बन जाता है। फिर इतना टाइम गुजरता है, दिस वन बन जाता है, ये बन जाता है, ये बन जाता है। तो आप देख रहे हैं 3.82 डेज, 3.05 मिनट, 26.8 मिनट्स के बाद, 19.9 मिनट के बाद खुद ब खुद बीटा डिके, फिर बीटा डिके, फिर अल्फा, और करते करते बेटा यूरेनियम अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। किस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है बेटा लेड में। ये पीबी देखो, पीबी लेड लिखा हुआ है, यूरेनियम क्या है, यू है। इतने ईयर्स बाद अल्फा डिके होता है, इतने डेज बाद, इतने मिनट्स बाद, इतने ईयर्स बाद, फिर ईयर्स लगते हैं, फिर ईयर्स लगते हैं, फिर डेज, मिनट्स, मिनट, फ्ला सेकंड्स, करते करते लेड बनता है। तो लेड क्यों बना है, क्योंकि हज़ारों साल बाद ये यूरेनियम से स्टेबल स्टेट में है, जिसको आज हम कहते हैं लेड कहते हैं। ऑलराइट बेटा, सो छोटा सा एक टेक्निक है, इसको परफॉर्म कर लो। एक एलिमेंट है ए, इसके ऊपर आपने क्या शो करवाना है, अल्फा डिके शो करवाना है। ऑलराइट, कैसे करोगे शो, अल्फा क्या होता है, 206 में 4 क्या कर देने आपने, इसमें से 4 माइनस कर देंगे आप, ठीक है। 96 में से कितने माइनस कर देंगे, -2। ये किस में करते हैं, अल्फा पार्टिकल में करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, 202 एंड 94। बेटा बीटा डिके में क्या करते हैं, बीटा डिके में 202 है, ये 202 सेम रहेगा, 94 क्या बन जाएगा, 95 बन जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया बेटा, ये तो सी बन गया, एक न्यू एलिमेंट बन गया। फिर बीटा डिके करवा लो तो 202 अगेन रह जाएगा, और 95 + 1 करोगे तो ये बेटा हो जाएगा 96, और ये एलिमेंट 202 ये तो वही नहीं बन गया जो कि स्टार्ट में बना था। तो बजाय इसके कि हम इसको नाम दें कुछ और, इसको हम वही नाम देंगे जो कि स्टार्ट में था। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको करवा दी, ठीक हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है बेटा कि आपको जो ए है, इमेजिन कर लेते हैं जो ए है आपको ये गिवन हो, किस फॉर्म में गिवन हो, इमेजिन कर लेते हैं। ये ले, मैं कहता हूँ ए, द एलिमेंट ए हैव प्रोटॉन 150 एंड न्यूट्रॉन, दिस वन इज लेट्स सपोज 160, ठीक हो गया। एंड शो ऑल द सीरीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा, ऑल द सीरीज ऑफ अल्फा बीटा एंड बीटा, ठीक है। गैमा अभी हमने नहीं पढ़ा। सो आप क्या करोगे कि पहले इसको सही तरह करके लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटॉन किधर आएंगे बेटा, नीचे आएंगे, 150 हो गए, ठीक हो गया। और 150 + 150 दैट्स मीन 300, सो 310 आपका एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक हो गया। फिर एटॉमिक मास से अल्फा और बीटा और गैमा शो करना, इसके ऊपर अल्फा अप्लाई करना, फिर बीटा अप्लाई करो, फिर बीटा अप्लाई करो, देखो क्या बनता है। ओके, द लास्ट वन इज बेटा गैमा डिके। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो बेटा डिके हो रहा है वो पार्टिकल्स को निकाल के ही स्टेबल बनाया जाए एलिमेंट को या न्यूक्लियस को। बाज़ का न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस को बाहर निकाल के स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। अल्फा क्या होता है, पार्टिकल्स की इमिशन, बीटा क्या है, पार्टिकल की इमिशन, गैमा डिके क्या है, वेव की, रेडिएशन की इमिशन है। इसका मतलब ऐसे समझ लो बेटा,
गर्म दूध है, गर्म चाय है, कुछ भी समझ लो, वो आपने टेबल पे रखी है, उससे क्या निकल रहा है, रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर निकल रही, हीट बाहर निकल रही, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर तो स्टेबल हो गया। यही सेम कॉन्सेप्ट है, इन विच सम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई dissipate excess energy by a spontaneous electromagnetic process. Alright? और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के थ्रू गैमा डिके होता है, ये बेटा रेडिएशन होती है, ना प्रोटॉन नंबर चेंज होगा ना न्यूट्रॉन नंबर चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एलिमेंट सेम का सेम रहेगा और आपके पास फोटोन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाहर निकल जाएगा। सो आप ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। आई होप सो कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट बेटा एक छोटा सा पॉइंट है जिसको एलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है, अल्फ़ा बीटा किस तरह से डिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपने आई होप सो के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। याद रखिएगा, हम रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए हम अप्लाई नहीं करते, हम इतना ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन पॉजिटिव की होगी उसके अगेंस्ट किसकी होगी, नेगेटिव की होगी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब मैं इसको अज्यूम करने लगा हूँ केस 1 को। सब बच्चे केस 1 पे आए। ओके, दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये डॉट बने हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर। तो ये अपने पेजेस पे बनाइए बेटा, मैं इस टाइम आपके सामने इसी तरह कर रहा हूँ। दिस वन इज आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द पेज, तो मैंने इस फिंगर को इस तरह लाइन कर लिया अपनी तरफ। ओके हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं पॉजिटिवली चार्ज के लिए कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है या डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, वो इस तरफ है। तो ये फिंगर शो करती है किसको, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल को। तो ये देखो बेटा, दोबारा देख लो, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल को शो करिए, इसका मतलब है चार्ज इधर आ रहा है बेटा, इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कैमरे से निकल के मेरी तरफ आ रही है, इसका मतलब है ये फिंगर मैं अपनी तरफ कर लूंगा, ये फिंगर ऐसे। ठीक हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ थंब विल शो द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो बेटा, ये डाउनवर्ड हुई तो ये किधर चला गया, चार्ज पार्टिकल ये डाउनवर्ड चला गया। ठीक हो गया। ओके, अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी के लिए सोचना ही है, जो पॉजिटिव प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन नीचे है तो नेगेटिव चार्ज की डिफ्लेक्शन ऊपर हो जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर। ये इस केस में है कि अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड साइज इक्वल हो, किस केस के लिए, पॉजिटिव चार्ज के साइज के, अगर बराबर हो, इमेजिन कर लो अगर बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी सेम वही है, इसको भी एक दफा खुद देख लीजिएगा। डी इनटू द पेज है, मैं अब इसके लिए कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इनटू द पेज, दैट्स मीन मेरी जो फिंगर होगी ये कैमरे की तरफ होगी। ऑलराइट, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो थंब किधर जाएगा, अब फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं। दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ the movement of the charge particle in the presence of the magnetic field line, and this thumb will show the direction of the deflection or the magnetic force direction. So that's mean कि charge particle किधर जाएगा बेटा, ऐसे आ रहा है, ऊपर चला जाएगा जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म हुई अब स्ट्रेट जाएगा। ऑलराइट, ठीक हो गया ना। सो अगर ऊपर चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव जा रहा है तो ऊपर किधर चला जाएगा, वो चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी ऊपर। लेकिन अगर बेटा एक बीटा हो और एक अल्फा हो, बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो अल्फा का साइज कितना बड़ा है, इतना बड़ा है बेटा। नेगेटिव का चार्ज साइज कितना है, इतना मुन्ना सा छोटा सा। अब क्या होगा, इस बड़े चार्ज को डिफ्लेक्ट करवाना मुश्किल काम है ना, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगेगी तो इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। ये देखो, ये चेक करो, डिफ्लेक्शन कम है इसके मार्क्स होते हैं पास्ट पेपर में, P4 में इसके मार्क्स होते हैं। एक मार्क्स इसका होता है कि डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करवानी है आपने। ठीक है, ओके। बीटा डी क्या चेक करो बेटा, ये देखो पूरी तरह घूम के वापस जा रहा है, ये चेक कीजिए, ये वापस करके बाहर भी निकल सकता है। ठीक हो गया। गैमा रेडिएशन के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अगर साइज सेम हुआ तो डिफ्लेक्शन सेम है, जिसका साइज बड़ा उसकी डिफ्लेक्शन कम। ये चेक कीजिए, अल्फा सोर्स की डिफ्लेक्शन बेटा ये चेक करो, ये कम है। बीटा सोर्स की चेक करो, ये चेक करो ऐसे आ रहा है, वो नीचे आएगा, ये किधर जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो फौरन से मूव कर गया। फास्टर एनर्जी हुई, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी हुई, तो थोड़ा सा आगे जाके टर्न ले लेगा। ठीक है, आई होप सो कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन को। तो अब तक यहाँ तक के लिए इसको इधर ही तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूजन और फ्यूजन करके
कहानी को एंड कर देंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए।